हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका बात भैया और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भास्कर केमिस्ट्री पर, जहां पढ़ते हैं पूरे एक लॉजिक और एक कंसेप्ट के साथ, जिससे आप 11th और 12th तो बड़ी तरीके से पढ़ो ही, तो अगर आप जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हो तो वो भी अच्छी तरीके से कर पाओ। तो बच्चों देखो, हमारा चैप्टर चल रहा था परमाणु की संरचना और आज है इसका लेक्चर नंबर 9। और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव। बच्चों देखो, ये वाला जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस के हिसाब से देखा जाए जेईई या नीट के लिए भी अगर देखो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, इसका इंग्लिश का नाम में पता होना भी जरूरी है। इसको बोलते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर काफी सारे कंसेप्ट हैं जो एक्चुअल में यूज में आते हैं इसको समझाने के लिए भी। ओके, तो इसमें हमें एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझना है। इसमें फॉर्मूला भी आता है, इसलिए फॉर्मूला आपको पता है, अगर फॉर्मूला आ जाए तो न्यूमेरिकल में भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, प्लस थियोरेटिकल तो ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा ही सकता है। तो इससे क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे बनते हैं जिनकी भी हम बातें जरूर करेंगे। ओके, तो पहले थोड़ा समझते हैं कि यार ये इफेक्ट यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। थोड़ा सा एक आइडिया समझ लेते हैं। तो होता क्या कि हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट थे और वो समय बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। कौन से साइंटिस्ट थे हमारे? हर्ट्ज। ओके, इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, या इन्होंने एक चीज एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने थोड़ा उसके बारे में बताया। इन्होंने बोला कि अगर जैसे मैं कोई धातु की सतह ले लेता हूं, ये क्या है मेरे को, एक धातु की सतह, धातु की एक सतह है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर इस पे आप प्रकाश डालते हो, जैसे हमने क्या, ये हमारा प्रकाश आया और इस पे आकर के टकराता है, तो इन्होंने बोला कि जब किसी धातु की खुली सतह पर ऐसे प्रकाश को डाला जाता है तो क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है आपको पता है, धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जब पता है ना कि धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की उनकी व्यवस्था उनकी होती है, वो ऐसा व्यवहार उनका रहता है कि वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो धातु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो इन्होंने बोला कि जब इस धातु की सतह पर प्रकाश डालोगे तो धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो लगातार इनमें घूम रहे होते हैं वो बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं इस प्रकार से। इसको उन्होंने बोला प्रकाश विद्युत प्रभाव। यानी हुआ क्या कि आपने धातु की सतह पर आपने एक प्रकाश को आपतित किया या विकिरण को आपतित किया, ये क्या आपका प्रकाश कह लो या विकिरण कह लो, एक ही बात है। तो अब उसको आपतित जब किया जाता है, उस पर डाला जाता है, तो क्या होता है, धातु की सतह के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। और इस घटना को उन्होंने क्या बोला, प्रकाश विद्युत प्रभाव बोला। ओके, अब देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव भी क्यों बोला, ये नाम भी बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग है कि देखो इंग्लिश का वर्ड क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो जो वर्ड है आपको याद है कि ये प्रकाश के लिए यूज में लिया जाता है। ओके, प्रकाश, इलेक्ट्रिक आपका आ रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए, और इफेक्ट तो ये प्रभाव हमें देखने को मिल ही रहा है। तो प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन का धातु की सतह से बाहर निकलना, ये जो प्रभाव है इसको आप क्या बोलते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बिल्कुल नाम के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो ना, प्रकाश आया, विकिरण आई, धातु की सतह पर टकराई और धातु की सतह के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे धातु के वो बाहर निकलने स्टार्ट हो गए। तो इसी को उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा गया। ओके, हालांकि बाद में इसका जो एक्सप्लेनेशन तो दिया गया था वो दिया गया था आइंस्टीन के द्वारा। तो ध्यान रखना, प्रयोग एक तरफ कौन कर रहा है, हर्ट्ज ने प्रयोग कहीं ना कहीं स्टार्ट किया, लेकिन ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस सब के बारे में आइंस्टीन ने बताया था। ओके, तो हालांकि तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो क्रेडिट दिया जाता है, यानी किसको श्रेय दिया जाता है, आइंस्टीन को, अल्बर्ट आइंस्टीन को इसका श्रेय दिया जाता है। ओके, और आज के लेक्चर में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से अल्बर्ट आइंस्टीन को समझाया था, क्या क्या बातें बताई थी, और इन्होंने इसको थोड़ा और अच्छे एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में समझाया और प्लस फॉर्मूला भी दिया। तो काफी सारी बातें जो है आइंस्टीन ने इसके बारे में बताया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत है, जो प्लैंक की जो थ्योरी थी E = h/nu, जो फॉर्मूला उन्होंने दिया था वो फॉर्मूला आइंस्टीन भी यूज करता है इसको समझाने के लिए। ओके, तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है, हालांकि हाँ ये बात अभी भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो तरंग सिद्धांत है वो इसकी व्याख्या नहीं कर सकता था, कण सिद्धांत ही होगा जो इसकी व्याख्या करेगा, यानी कि प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। ओके, तो आज के लेक्चर में यही सीखने वाले हैं। लेकिन अगर क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलो फटाफट आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन ने किस तरीके से समझाया, क्या बेसिकली उन्होंने सेटअप बनाया था उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। सो उनका सेटअप बहुत ही सिंपल था। उन्होंने क्या किया, एक परखनली ली और परखने में उनको क्या चाहिए था, उन्होंने लगाई एक तरफ धातु की एक प्लेट और एक के सामने की तरफ लगा दिया एक संसूचक। और आपको पता है संसूचक क्या करता है, इस पर कोई भी चीज कोई भी कण आके टकराता है तो ये तुरंत उसको बता देता है कि हाँ कोई चीज इसके पास आई है। इस संसूचक को उन्होंने जोड़ दिया एक अमीटर से। अब देखो ए क्या है, ए होता है अमीटर। अमीटर क्या होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जो धारा का मापन करता है, विद्युत धारा का मापन जो करता है उसका बोलते हो अमीटर। ओके, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अमीटर।
ओके, यानी कि धारा मापक, एक तरीके से भी बोल सकते हैं विद्युत धारा का मापक। ओके, और इसको इन्होंने जोड़ दिया आगे बैटरी से। ओके, अब देखो आपको एक बात याद होगी अच्छी तरीके से, बैटरी में मैंने आपको बताया भी था कि बैटरी में एक तो धन सिरा होता है और एक होता है ऋण सिरा। ओके, तो धन सिरा कौन सा वाला होता है, ऋण सिरा कौन सा होता है? तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, बैटरी जब भी बनाई जाती है तो बड़ी वाली लाइन जिस तरफ होती है वो हमेशा धन सिरा होता है, प्लस वाला पॉजिटिव, और छोटी वाली लाइन हमेशा नेगेटिव होती है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी। ओके, और इस टाइम आप जब भी डायग्राम बनाओगे तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, सारी लाइन एक जैसी नहीं होती, एक बड़ी छोटी ऐसे बनाई जाती है। बड़ी वाली लाइन जहां पे खत्म होगी वो आपका पॉजिटिव सिरा होता है, धन सिरा होता है, और बैटरी का ऋण सिरा हमेशा छोटी वाली लाइन होती है। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी। ओके, जब भी डायग्राम बनाओगे ये चीज हमेशा नोटिस करोगे। ओके, और ऋण सिरे को फिर हमने आगे से जोड़ दिया धातु की प्लेट से। तो बहुत ही सिंपल इन्होंने सेटअप बनाया था, और इन्होंने प्रश्नावली के अंदर निर्वात को रखा। ओके, निर्वात को, यानी कि बीच में कोई भी हवा का कण है ही नहीं, किसी प्रकार की गैस अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली इनका सेटअप था। अब हुआ क्या, तो इन्होंने ये करा था कि इन्होंने क्या किया, विकिरण लाया, प्रकाश लाया, और प्रकाश को धातु की प्लेट पर टकराया। ठीक है, अब धातु के अंदर क्या थे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे। जैसे ही इसे टकराए इन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन इस धातु की सतह से निकलना स्टार्ट करते हैं और गति करना स्टार्ट करते हैं। गति क्या करेंगे आपको पता है। अब देखो, बैटरी के धन सिरे को जोड़ा है संसूचक थे, तो इस पे कौन सा आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव, और धातु पे कौन सा आ जाएगा एक तरीके से नेगेटिव। ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, धन आवेश की ओर जाएंगे। और देखो संसूचक पे कौन सा आवेश है, धन आवेश है, क्योंकि बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ा गया, तो इलेक्ट्रॉन भाग के कहाँ जाएंगे, संसूचक की ओर, और ये क्या निकलेंगे और भागना का शुरू कर देंगे संसूचक पे, और वहां पर आकर के इसे टकराएंगे, और संसूचक क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा अपने अंदर, और फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस तार के अंदर जाएंगे, और फिर अमीटर से गुजरेंगे। और आपको पता है कि बिजली क्यों बहती है, आपको पता ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति करते हैं हमारे तारों के अंदर, है ना। जो बिजली के तार होते हैं उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और उस वजह से क्या बनती है, विद्युत धारा आती है। तो इलेक्ट्रॉन जब इस अमीटर से गुजरेंगे अब, तो क्या होगा, मुझे अमीटर पे रीडिंग मिलेगी। अमीटर क्या करेगा, उसका पैमाना हमें नोटिस मिलेगा, हमें यहाँ पे पैमाना जो एक रीडिंग देगा, एक मापन देगा, जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। पर इलेक्ट्रॉन आ कैसे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं कि धातु की सतह से जरूर इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, वो संसूचक की तरफ आए हैं, संसूचक ने उनको ग्रहण किया है, और फिर वो इस तार से गुजरेंगे, और फिर क्या मिलेगा आपको, अमीटर में रीडिंग मिल जाएगी, एक मापन मिलेगा। ओके, जिससे ये चीज कंफर्म हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहे हैं, धातु की सतह से। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट किया गया था। ओके, अब तो यहाँ पर कुछ बातें थी, कुछ प्रेक्षण थी जो आइंस्टीन ने नोटिस किया, और उनको भी हम जरूर समझेंगे। ओके, तो क्या क्या प्रेक्षण थे, एक एक करके उनको समझ लेते हैं। सो प्रेक्षण में यही कि हम साइड में लिखते रहेंगे साथ के साथ ही, ताकि आपको एक एक चीज प्रॉपर पता चलती रहे। तो पहला प्रेक्षण जो आइंस्टीन ने देखा था वो ये देखा था कि जब धातु की सतह पर विकिरण टकराता है, तो विकिरण के टकराने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता, कोई भी समय अंतराल नहीं आता है। तो ये पहला प्रेक्षण था। ओके, लिख लेते हैं। तो धातु की सतह पर विकिरण के टकराने तथा इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई समय अंतराल नहीं लगता है। ओके, यानी कि समय अंतराल का मतलब क्या है, थोड़ा सा भी टाइम का गैप नहीं लगता, मतलब आके विकिरण टकराए और तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल गए, इस तरीके से। ओके, सो विकिरण के टकराने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में बिल्कुल समय नहीं लगता। पहली चीज तो ये प्रेक्षण। ओके, इसके अलावा मैं क्या बोला, इन्होंने देखो ये बात भी बोली कि देखो ऐसा भी नहीं है कि यार हर टाइप का विकिरण टकरा जाए और आपका इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ऐसा नहीं होता था। यानी कि उन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर टाइप का विकिरण ही होता है, एक विशेष प्रकार के विकिरण होते हैं जो टकराते हैं और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अगर कोई दूसरे विकिरण टकराएंगे तो नहीं निकलेंगे। तो इन्होंने ये नोटिस किया, तो विकिरण की इन्होंने एक विशेषता बताई। आपको पता है विकिरण या विद्युत चुंबकीय विकिरण जो हमारे होते हैं, आपको पता है अच्छे तरीके से कि आप उनको परिभाषित करोगे तो आवृत्ति के आधार पर करते थे, है ना। तो इन्होंने बोला कि जब तक एक निश्चित आवृत्ति का विकिरण या प्रकाश इस धातु की सतह पर नहीं टकराएगा तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। ओके, अगर उससे कम आवृत्ति हुई तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं निकलेंगे। हाँ, एक निश्चित आवृत्ति या उससे आवृत्ति का प्रकाश अगर टकराएगा तो आपके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और उस आवृत्ति को उन्होंने बोला दहली आवृत्ति। तो इसको पहले लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन्होंने सेकंड पॉइंट में यहां लिख देता हूं, इन्होंने क्या बोला था कि जब तक एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश
एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश या विकिरण, जिसका बोल सकते हो विकिरण, नहीं टकराता, तब तक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता, नहीं होता है। जिसे क्या नाम दिया गया, जिसे कहा गया, जिसे दहली आवृत्ति कहा गया, और इसको न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब तो आपको पता है आवृत्ति का सिंबल क्या होता है, वो तो न्यू होता ही है। अब न्यू के नीचे एक छोटा सा गोला लगा दो, बस अभी छोटा सा गोला, इसको बोलोगे न्यू नॉट। गोले को क्या नॉट से पढ़ा जाता है। ओके, तो न्यू नॉट इसको बोला गया था, दहली आवृत्ति का प्रकाश। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि हर टाइप का विकिरण इससे आए और आपका इलेक्ट्रॉन निकले, नहीं, उस विकिरण की आवृत्ति कम से कम दहली आवृत्ति होनी चाहिए या उससे ज्यादा हो। अगर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और देखो बात बिल्कुल सही भी है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। आपको पता है कि आवृत्ति, अगर हम, आप देखो यहाँ पे करंट सिद्धांत आ रहा है, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। क्या बोला था प्लैंक ने? प्लैंक ने ये बोला था कि जो आवृत्ति, जो ऊर्जा होती है किसी विकिरण की, वो उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है ना। तो उसी के आधार पर इस बात को बताया गया था। तो अगर देखो इसको समझना चाहें तो पहले इस बार इसको नोट कर लो आराम से, फिर हम इसको प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत से थोड़ा सा समझेंगे कि एक्चुअल मीनिंग क्या है इस चीज का। ओके, पर पहले एक बार नोट कर लो इसे। सो देखो, प्लैंक ने अपने क्वांटम सिद्धांत में कहा क्या था। प्लैंक ने ये कहा था ना, आपको याद हो अच्छी तरीके से, कि जो ऊर्जा होती है वो आवृत्ति के समानुपाती होती है ना। यानी कि विकिरण की आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। सही बात है। अब देखो, अब आपको ये थोड़ा सा समझना है कैसे, एक एग्जांपल समझे इस चीज को कि पूरा यहाँ पे प्रकाश विद्युत प्रवाह हो क्या रहा है। इसको ऐसे मानो कि जैसे कि मान लो आप एक कमरे में बैठे हुए, ठीक है, और आपके साथ क्या है, आपके और भी जो सभी दोस्त वो लोग भी आपके बैठे हुए हैं, ठीक है, घर वाले भी बैठे हुए हैं। ओके, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको उस कमरे से बाहर निकलना है, लेकिन खुद से नहीं निकल पा रहे, तो क्या करोगे, तो बाहर वाले से आप उम्मीद मांगोगे कि बाहर वाला कोई फ्रेंड आए और आपको उस कमरे से खींच करके बाहर ले जाए, ठीक है। लेकिन उस फ्रेंड की पावर भी तो उतनी होनी चाहिए ना कि वो आपको खींचे, अपने सभी जो भी दोस्त या जो भी घर वाले बैठे हुए हैं उनसे दूर करके ले जाए, उसके लिए उसको पावर होनी चाहिए। अगर मान लो आपका दोस्त आया, वो पहले से कमजोर है, तो क्या वो आपको उस कमरे से बाहर निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। लेकिन अगर वो थोड़ा दमदार है, थोड़ा पावरफुल है, तो क्या करेगा, थोड़ा लोगों को समझाएगा कि हाँ चलो मेरे साथ थोड़ा घूमने ले चलो, और फिर चलो आपको निकाल सकते हैं कमरे से, है ना। ये चीज हो सकती है। सेम चीज ऐसा है, इलेक्ट्रॉन क्या है, धातु के अंदर बंधे हुए हैं पूरी तरीके से, और अब विकिरण के पास क्या है, शक्ति होनी चाहिए, उतनी ऊर्जा इसके पास होनी चाहिए कि ये अपनी ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाए, ठीक है। लेकिन इस विकिरण की ऊर्जा अगर कम होगी तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को जो अंदर पूरी तरीके से बंधा हुआ है धातु के अंदर, उसको बाहर निकाल पाएगा? नहीं। तो विकिरण के पास कम से कम एक न्यूनतम ऊर्जा तो हो ही नहीं चाहिए ना। अगर इसके पास न्यूनतम ऊर्जा नहीं होगी, कम से कम एक ऊर्जा ना हो, तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। और ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति। तो प्लैंक ने क्या बोला कि आवृत्ति पर ऊर्जा निर्भर करती है। यानी कि अगर आपके पास विकिरण की आवृत्ति कम से कम एक न्यूनतम दहली आवृत्ति नहीं होगी, तो उसकी ऊर्जा भी कम होगी और तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। और दहली आवृत्ति या उससे ऊपर की आवृत्ति होगी तो विकिरण के पास ऊर्जा उतनी होगी कि इलेक्ट्रॉन को आराम से बाहर निकाल पाए। तो ये बेसिकली बात है जो उन्होंने कहा था। तो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत इस प्रकार से प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझा पा रहा है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। और इन्होंने और क्या बात बोली, तो ये क्या थी आपकी दहली आवृत्ति। यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पॉइंट बना के, इसमें लिखेंगे भी आगे। ओके, कि अगर आपके पास दहली आवृत्ति जितना प्रकाश नहीं होगा तो उसके पास उतनी ऊर्जा नहीं होगी कि विकिरण इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाए। तो ये वाली बात है। तो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत ऐसे हेल्प कर रहे हैं काफी तरीके से। ओके, चाहे आपको ये वाला पार्ट थोड़ा क्लियर हो गया होगा एग्जांपल से भी कि आप किस तरीके से किसी कमरे से बाहर निकल सकते हो। क्वेश्चन नहीं निकल पा रहे तो दोस्त को बुलाना पड़ेगा, पर दोस्त के पास भी उतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि आप वो खींच करके बाहर निकाल पाए, वरना वो भी कुछ काम करनी है, वो भी वैसे का वैसा रह जाएगा, तो फायदा नहीं मिलता। इसलिए थोड़ा पावरफुल चाहिए यहाँ पे, तो विकिरण के पास भी इतनी ऊर्जा होनी चाहिए। तो ये वाली बात है जो प्रकाश विद्युत प्रवाह में समझाता है। क्लियर है? ठीक। अब देखो यहाँ पे और बातें क्या थी, तो ये तो आपकी दहली आवृत्ति की बात हो गई। अब देखो आपको पता है कि विकिरण के लिए हमारे पास एक चीज और आती है कि जो विकिरण होता है, तो हमारे पास दो वर्ड आ गए है ना। एक तो मेरे पास तरंग हो गया और एक मेरा हो गया कण, जैसे हम बोलते हैं। तो कण के अनुसार हमारी आवृत्ति ने तो काम कर दिया, तो आवृत्ति से क्या फर्क पड़ रहा है, तो आवृत्ति से हमें यह निर्धारण हो रहा है कहीं ना कहीं कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर कर रहा है, बिल्कुल, है ना। यानी विकिरण की अगर आवृत्ति कम होगी तो उसकी ऊर्जा भी कम होगी, तो विकिरण इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं पाएगा। लेकिन आवृत्ति अगर ज्यादा होगी तो ऊर्जा भी ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो
इलेक्ट्रॉन का निकलना किस पर निर्भर कर रहा है? आवृत्ति पर, सही है। पर तरंग सिद्धांत के अनुसार हम बात करते हैं तीव्रता पर, तो तीव्रता से क्या फर्क पड़ेगा? तो यहाँ पर तीसरा और इंपॉर्टेंट प्रेक्षण ये बोला जाता है कि अगर विकिरण की तीव्रता अगर अधिक होगी या कम होगी, इससे इस बात पर निर्भरता आएगी कि कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने वाले उनकी संख्या तीव्रता पर निर्भर करती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या तीव्रता के समानुपाती होती है। यानी विकिरण की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी ना, उतनी अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब देखो बच्चों, आपको यहाँ पर दो अलग अलग बातें और आपको बहुत कंफ्यूजन इसमें हो भी जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना। मैं क्लियरली एक बार बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है आपको। दो चीजें हैं, एक तो क्या है इलेक्ट्रॉन का निकलना, एक चीज, दूसरा इलेक्ट्रॉन का कितनी संख्या में निकलना। दोनों बातों में फर्क होता है। ओके, पहली चीज तो देखो क्या है, अगर विकिरण की आवृत्ति अगर अच्छी हुई तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन केवल निकलेंगे, पता नहीं कितने, पर हाँ कुछ इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे। और कितने निकलेंगे, अगर वो संख्या अगर देखनी चाहिए तो वो संख्या निर्भर करती है आपकी तीव्रता पर। ओके, यानी तीव्रता क्या बताएगी? संख्या के बारे में। और इलेक्ट्रॉनों का निकलना किस पर निर्भर करेगा? आवृत्ति पर। ओके, तो अब ऐसे मान लो, जैसे हमारा जो एग्जांपल था कि आप कमरे में एकदम कैदी की तरह, मतलब घर वाले देखे हुए हैं और आपका भाई भी चलो बैठा हुआ है, आपके और दोस्त भी बैठे हुए हैं और घर वाले ने सबको रोक के रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या है आपके पास? अब देखो दो चीजें, बाहर से जो बंदा आएगा अगर उसकी ऊर्जा अच्छी है तो वो आपको बाहर निकाल पाएगा, हो सकता है केवल आपको निकाल पाए, और आपके जो दोस्त हैं साथ में जो बैठे हुए हैं वो शायद नहीं निकाल पाए, और जो भाई आपका बैठा हो वो नहीं निकाल पाए, भाई या बहन, ठीक है। लेकिन अगर उसकी तीव्रता अच्छी होगी तो वो आपको तो बाहर निकाल ही लेगा क्योंकि आवृत्ति अच्छी है, प्लस साथ में हो सकता है आपके जो साथ के दोस्त हैं उनको भी बाहर निकाल ले, तो संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से मानो, तो वो चीज यहाँ पर आ रही है। तो अगर आपकी आवृत्ति अच्छी है, आवृत्ति ज्यादा है, तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएंगे, एक चीज। और अगर तीव्रता अच्छी है तो ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो इन दोनों बातों में फर्क पड़ेगा। ओके, तो आवृत्ति से किस बात का निर्धारण हो रहा है हमारे लिए? इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, वो तो किस पर डिपेंड करेगी? आपकी आवृत्ति पर, सही है, क्योंकि उससे ऊर्जा ज्यादा होगी। पर तीव्रता क्या निर्धारित करेगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्या निर्धारित करेगी? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ओके, तो ये चीज यहां पर आती है। तो बहुत ही क्लियरली मैंने दोनों बातें बता दी गई हैं कि विकिरण के अंदर दोनों ही गुण हैं, कण वाले और तरंग वाले। कण वाला गुण आवृत्ति पर निर्भर करता है, तरंग वाला गुण तीव्रता को बताता है, या तीव्रता बताती है तरंग के गुण को। सो आवृत्ति क्या बता रही है? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, ये चीज तो किस पर आ रहेगी? आवृत्ति पर। और तीव्रता क्या बताएगी? निकलेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो संख्या, वो तीव्रता बताएगी। ओके, तो ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। तीसरा प्रेक्षण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दूसरा और तीसरा प्रेक्षण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार इसको भी अच्छी तरीके से नोट करो साफ साफ। अब बात करते हैं हमारे लास्ट प्रेक्षण की। लास्ट प्रेक्षण क्या है हमारा? देखो समझो, तो चौथा पॉइंट जो आप ऑलरेडी जानते भी हो कहीं ना कहीं, पता है क्या? देखो ये था कि देखो आपको पता है कि आपको एक न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश देना है, जिससे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है। लेकिन मतलब एक न्यूनतम ऊर्जा का प्रकाश है ना। लेकिन अगर आप ज्यादा ऊर्जा दे देते हो, जितना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए उससे ज्यादा ऊर्जा, तो क्या होगा? तो होता ये था कि इलेक्ट्रॉन फिर चलेंगे, ठीक है। यानी देखो इलेक्ट्रॉन का निकलना और उनका आगे गति करना दो अलग अलग बात है। अगर आप बता दो, गति करने के लिए एक अलग ऊर्जा होती है जिसको आप गतिज ऊर्जा बोलते हो, और इलेक्ट्रॉन का निकलने के लिए जो ऊर्जा है वो एक अलग ऊर्जा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपके पास आप एग्जैक्टली उतनी ऊर्जा देते हो कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाए, उस ऊर्जा को आप बोलते हो कार्यफलन। अब तो यहाँ पे एक दो बातें मैं लिख देता हूं, क्या कि इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कार्यफलन, जिसको आप W0 W0 इससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। W0, ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी देखो आपको पता है कि देखो विकिरण, आपको पता है धातु की सतह में क्या है? इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं। अब विकिरण इसको निकालेगा तो विकिरण के पास एक न्यूनतम जितनी ऊर्जा होनी चाहिए, मिनिमम, उसको बोलेंगे कार्यफलन। इतनी ऊर्जा तो कहीं ना कहीं खर्च होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने,
ठीक है। लेकिन अगर इस कार्यफलन से ज्यादा की ऊर्जा है तो शेष ऊर्जा क्या काम करेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के बाद जैसे इलेक्ट्रॉन आपने कार्यफलन जितनी ऊर्जा दी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, अब क्या होगा, अगर ज्यादा ऊर्जा है तो इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा रह जाएगी, वो ऊर्जा, और उस ऊर्जा से क्या करेंगे, वो गति करना स्टार्ट करेंगे। और आपको पता है गति के लिए कौन सी ऊर्जा जिम्मेदार होती है, गतिज ऊर्जा। तो कार्यफलन से अधिक ऊर्जा होने पर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं गतिज ऊर्जा के द्वारा। ओके, तो इसको जरा 5वां पॉइंट डाल के लिखते हैं अलग से। ओके, सो इसको लिख लेते हैं कि कार्यफलन से अधिक ऊर्जा होने पर शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त होती है। तो ये वाली बात है। ओके, सो ये चीज थी जो बातें बताई गई थी आपके इस पूरे प्रयोग के अंदर। ओके, तो इसे ऐसे मान लो कि वही वाली चीज ना, कि देखो विकिरण के पास देखो अब दो चीज आ रही है यहाँ पे। पहली चीज, विकिरण के पास कम से कम कार्यफलन जितनी ऊर्जा होनी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाए। ओके, अगर उतनी होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और अगर कार्यफलन से ज्यादा की ऊर्जा है तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकलेंगे और गति भी करेंगे, ठीक है। और अगर विकिरण के पास कार्यफलन से कम की ऊर्जा है तब क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेंगे। अगर मान लो वही वाली चीज ना, अगर बंदा पहले से कमजोर है जो आपको बाहर निकालने आ रहा है आपके घर में से, सो अगर वो पहले से कमजोर है तो क्या आपको बाहर निकाल पाएगा, नहीं। अगर वो पावरफुल है तो आपको बाहर निकाल लेगा आराम से, और बहुत दमदार है तो हो सकता है कि चलो बाहर भी निकाले फिर आपको ट्रिप पे भी ले जाए, इतना दमदार है तो वो चीज अब उसके लिए गति करवा रहा है वो आपको, तो वही क्या आपकी गति जुड़ जाती है। तो इस तरीके से आप इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार इसको लिख लो आराम से, फिर हम इसके लिए जो फॉर्मूला दिया था आइंस्टीन ने, फिर हम उस पर बात करते हैं। ओके, तो उससे पहले फटाफट इसको एक बार नोट कर लो। सो बच्चा, अब हम बात करेंगे कि आइंस्टीन ने किस तरीके से बेसिकली अपना जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसके लिए समीकरण दिया था। तो देखो हमने क्या बोला था, अगर आपको अच्छे से याद हो, आपको याद है कि जो विकिरण होता है वो देखो उसको हुआ क्या है कि विकिरण क्या हुआ, धातु की सतह पर टकराया और वहां पर विकिरण की जो ऊर्जा थी वो इलेक्ट्रॉन ने अवशोषित करी। उस अवशोषित ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन ने करा क्या, पहले तो खुद बाहर निकला और बाद में फिर गति भी करने लगा, अगर ज्यादा ऊर्जा थी तब। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि विकिरण की जो ऊर्जा है वो दो तरीके से खर्च आ रही है। एक तो कहां पर, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, एक तो ये हो गया, एक तो ये काम हमारे पास हुआ है इलेक्ट्रॉन का बाहर निकालना, प्लस फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की जो गति है फिर वो उससे आ रही है। तो दो चीजें आपकी यहाँ पे आ पा रही है ना। अब देखो ध्यान दो, अगर हम माने कि यदि विकिरण की जो आवृत्ति है अगर वो न्यू है, अगर को पता है कि हर विकिरण के लिए अगर आपको परिभाषित करना हो तो उसकी आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य से करते हैं, और मेनली उसमें आवृत्ति ली जाती है, दोनों के बीच का रिलेशन में पता ही है। सो आवृत्ति अगर न्यू है, तरंग ये उसकी आवृत्ति है, तो ऊर्जा क्या होगी, तो आपको पता है ऊर्जा क्या होती है, एच न्यू। तो ये क्या हो जाएगी, विकिरण की ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा होती है उसका क्या बोलते हैं, कार्यफलन कहते हैं, है ना। सो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आपको मिनिमम ऊर्जा देनी पड़ती है उसका बोलते हो कार्यफलन, जिसको W0 से प्रदर्शित किया। लेकिन आवृत्ति की शब्दों में भी आप इसको परिभाषित कर सकते हो, कैसे, आपको पता है कि विकिरण की आवृत्ति न्यू नॉट होनी चाहिए थी, सही, और न्यू नॉट आवृत्ति का विकिरण है तो उसके संगत ऊर्जा क्या होगी, एच न्यू नॉट, और वो किसके इक्वल होगी, आपके कार्यफलन के इक्वल होगी। तो ये एक रिलेशन आपको यहां पर भी आता है, काफी अच्छा। अगर न्यू नॉट आवृत्ति ने दहली आवृत्ति का जो प्रकाश है उसके संगत जो ऊर्जा होती है वो कार्यफलन है। ओके, इतनी आवृत्ति के प्रकाश की जो ऊर्जा होगी वही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी, और उसी ऊर्जा को मैंने नाम क्या दे दिया था, कार्यफलन। तो एक अलग से नाम यहां पर आया था, ऐसे भी इसको परिभाषित किया जा सकता है। और तीसरा, इलेक्ट्रॉन की गति के लिए जो ऊर्जा होगी वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ओके, और गतिज ऊर्जा को आप काइनेटिक एनर्जी कहते हो, के ई इंग्लिश में, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। और ये क्या होती है वैसे, आपकी हाफ mv², ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या करना है, अब बस हमें इन तीनों चीजों को यहाँ रख देना है। तो विकिरण की ऊर्जा यानी एच न्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एच न्यू नॉट, जो कि कार्यफलन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की ऊर्जा, प्लस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा यानी कि हाफ mv²। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो,
ठीक है, इस तरीके से ये इसका मेन फॉर्मूला आता है। हालांकि इसको आप चाहो तो रिवर्स करके भी लिख सकते हो, थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, कि ऐसे इस फॉर्म में भी लिख चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि E इक्वल टू क्या होगा W नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने बस जो लाइन लिखी है उसको पहले उसके सिंबल लिख दिया हमने सामने, और हर एक सिंबल का जो वैल्यू होती है वो हमने रख दिया, और ऐसे आपको ये समीकरण मिल जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर एक दो चीजें और आपने नोटिस किया हो तो, ये जो समीकरण बन रहा है ये आइंस्टीन के एक पुराना जो नियम दिए जा चुका है बहुत पहले, उस पर आधारित है। कौन सा? आइंस्टीन के ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगर तो यहाँ पे क्या हुआ, विकिरण की जो कुल ऊर्जा है वो इन दोनों के योग के बराबर है, यानी स्टार्टिंग की ऊर्जा इक्वल टू बाद की ऊर्जा। ये तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो ये आपका कौन से नियम पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, इस पर बेसिकली ये आधारित है पूरी तरीके से, ध्यान से देखा जाए तो, है ना। और हालांकि इसमें प्लांक का क्वांटम सिद्धांत भी यूज हुआ है, और क्या को पता, ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है, ये प्लांक ने बोला था, और उसके आधार पर ये फॉर्मूला आता है इक्वल टू एच न्यू, ये जो फॉर्मूला आता है। तो ये प्लांक का नियम तो है। तो प्लांक के नियम के आधार पर ही हम क्या कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कर पा रहे हैं, और आइंस्टीन भी उसी की मदद से कर पाया था। ओके, तो जैसा मैंने बोला कि तरंग सिद्धांत तो यहाँ पे फेल हो गया ना, क्योंकि आवृत्ति किस पे आ रही है? कण सिद्धांत पे। तो विकिरण में कण की प्रकृति भी होती है, अगेन ये चीज यहाँ पर आती है, और तरंग सिद्धांत इसकी व्याख्या नहीं कर पाता है। ओके, तो पहले एक बार ये वाले पार्ट को नोट कर लो, फिर हम इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम इसकी बात करते हैं। ओके, पर पहले फटाफट एक बार इसको नोट कर लिया जाए। सो बच्चों, अब हमारा जो आइंस्टीन का ये जो समीकरण है, प्रकाश विद्युत समीकरण जिसका बोल सकते हो, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए अब इसमें थोड़ी सी और बात देखते, थोड़ा सा और फॉर्मूला देखते हैं। देखो, जैसे कि अगर तुमको थोड़ी बहुत बातें बताऊं तो एच तो आपको पता ही क्या है, एच आपको क्या है? प्लांक स्थिरांक, ये हमें पता ही है ऑलरेडी, क्योंकि प्लांक का नियम है, वहीं से स्थिरांक आता है। और एच की वैल्यू क्या होती है? 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, ये एच की वैल्यू है। ठीक है, न्यू क्या है आपके? विकिरण की आवृत्ति। एक बार मैं थोड़ा थोड़ा लिख देता हूं, न्यू क्या है? विकिरण की जो आवृत्ति है, विकिरण की आवृत्ति। ठीक है, और न्यू नॉट क्या है? वो है आपकी दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति। ओके, मतलब जितनी कम से कम विकिरण की आवृत्ति इतनी तो होनी चाहिए, इससे ऊपर हो तो ठीक है, पर कम से कम इतनी तो हो। और एम और वी क्या है आपका? एम आपको पता है क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ओके, और वी क्या है? इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, जिस गति से, जिस वेग से, जिस स्पीड से वो चल रहा है। तो ये चीज आपके सारे वर्ड्स यहाँ पे आते हैं। ओके, अब तो यहाँ पे एक दो बातें हो, आपको पता है, ऐसे तो तरंग दैर्ध्य के शब्दों में भी लिख सकते हैं। आपको पता है न्यू इक्वल टू क्या होता है? सी बाई लैम्डा। तो इस चीज को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कुछ और फॉर्मूले भी मिल सकते हैं। कौन सा? देखो यहाँ पे एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच सी बाई, यहाँ पे लैम्डा के साथ नॉट आ जाएगा, जैसे कि न्यू के साथ नॉट था, यहाँ पे लैम्डा के साथ नॉट आ जाएगा। ओके, और प्लस हाफ एम बी स्क्वायर अभी आपका है ही, तो ये वाला भी एक फॉर्मूला इसमें साथ में आ सकता है। ओके, और अब यहाँ पे लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा? जैसे देखो, जहां पे नॉट आ रहा था, आवृत्ति को क्या बोलते हैं? दहली आवृत्ति, और उसी हिसाब से लैम्डा के साथ नॉट आ गया तो क्या बोलते हैं? दहली तरंग दैर्ध्य, क्योंकि लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य होता है। सो लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा? दहली तरंग दैर्ध्य। तो ये चीज आपकी यहां पर आए, तो वही सेम फॉर्मूला आपको पता है, मैं बताना कि नए नए फॉर्मूले क्यों बनते हैं। आप बस पुराने वाले फॉर्मूले को आपस में ऐसे मिक्स करते रहते हो और आपको नए नए फॉर्मूले बन जाते हैं। वही चीज यहाँ पे होती है। ये फॉर्मूला मेन था और इसमें हमने न्यू की वैल्यू रख दी, अगेन फॉर्मूला नया बन गया। आप ऐसे में अगर सोचो कि फॉर्मूले बहुत सारे, दो दो फॉर्मूले, मैं कह रहा हूं नहीं, फॉर्मूला एक ही है, हमने बस उसी में थोड़ा सा करेक्शन किया। तो ये चीज आपको ध्यान से नहीं, अगर ये चीज सीख गए ना, तो फिर आप मान लो कि आपको केमिस्ट्री में 50% फॉर्मूले तो करीब याद करने ही नहीं पड़ेंगे। ऑलरेडी आपको कुछ फॉर्मूले बताओगे, आप खुद फॉर्मूले बना लो और आप देखोगे भी, धीरे धीरे करके आगे के लेक्चर से आपको ये चीज सीखने को मिलेगा। और मैं हर बार बताऊंगा कि आप नए नए फॉर्मूले आते क्यों है, अचानक से फॉर्मूले कहां से आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। फॉर्मूला एक दो ही होते हैं गिनती के, और नए नए फॉर्मूले उन्हीं में मिक्स होते हुए बनते रहते हैं, नए नए फॉर्मूले बन जाते हैं। आपको लगता है बहुत सारे फॉर्मूले, मैं कह रहा हूं नहीं, गिनती के फॉर्मूले। ओके, जैसे ये वाला फॉर्मूला क्लियर हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पर एक दो बातें और जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो क्या, इंपॉर्टेंट नोट में थोड़ा सा लिख लेते हैं, तो कुछ नोट जो आपके एग्जाम के हिसाब से थोड़े से इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि प्रभाव क्या, आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब यहां पर यह है कि आपके इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो उनको एक स्पेशल नाम दिया गया है। तो यहां पे ध्यान रखना, तो एक लाइन में लिख देता हूं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में, प्रकाश विद्युत प्रभाव में निकलने
वाले इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके, सो ये चीज आपकी यहां पर आ जाती है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटो वर्ड है वहां से आया फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके, तो पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा एक पॉइंट और डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट। तो एक चीज आपका क्या होगा कि फोटो इलेक्ट्रॉन बेसिकली आपके क्या होते हैं। इसके अलावा देखो कार्यफलन का जो फॉर्मूला होता है, अब देखो उसके दो फॉर्मूले आते हैं एक्चुअली में। एक तो आपका कार्यफलन डब्ल्यू नॉट था, एक तो क्या था आपका एच न्यू नॉट, एक तो ये था। और इसका फॉर्मूला एक और होता है, कौन सा? डब्ल्यू नॉट को आप ई वी भी बोलते, ई वी नॉट। ओके, वी। अब देखो ये क्या है आपका? ये है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका बोलते हैं। ओके, ये देखो ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्चुअली बताऊं तो। ओके, इसको क्या बोलते हैं आप? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इंग्लिश में तो इसको ये बोलते हैं। ओके, तो पहले एक बार इसको थोड़ा देख लो क्या है। तो दो फॉर्मूले आते हैं। पहली बात तो एक तो डब्ल्यू नॉट क्या होगा? एच न्यू नॉट के इक्वल, और एक डब्ल्यू नॉट होता है ई वी नॉट के इक्वल। इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। और ई क्या है आपका? ई में आपको बताता हूं, ई है आपका कौन सा? इलेक्ट्रॉन का आवेश। ओके, तो ये दो चीज आपकी यहां पर आती है। इसके अलावा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हमारा होता है, इसको आप हिंदी में निरोधी विभव कहते हो। तो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? इसका नाम थोड़ा सा अटपटा सा नाम है, थोड़ा मुश्किल सा नाम है, पर निरोधी विभव। ओके, सो ये बेसिकली इसका नाम होता है। ठीक है, अब इसमें देखो हम थोड़ी सी बातें और करेंगे, लाइक जेई और नीट के अकॉर्डिंग भी कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट और भी आती है जहां से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। तो एक बार हम उस वाले टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, फिर आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, पर उससे पहले इसको फटाफट एक बार आप नोट कर लो। अब बात करते हैं हमारा ये जो टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रवाह, इसमें जेई और नीट वाला पार्ट थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। देखो आपको एक दो बातें इसमें जरूर अच्छे से ध्यान रखनी है। पहली चीज देखो क्या जो हमने बताई थी कि इलेक्ट्रॉन का निकलना किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जरूर आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्या? पहली बात तो कि इलेक्ट्रॉन का निकलना तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, दोनों के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निकलना तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति पर निर्भर करती है। एक चीज आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है, अगर तो सिंपल बात है, अगर विकिरण की ऊर्जा ज्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे, और ऊर्जा मतलब उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी, कि ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो अगर आवृत्ति अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भी, और जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी तो कार्यफलन के बाद जो आपकी ऊर्जा बच जाती है वो तभी गतिज ऊर्जा में खर्च हो रही है। तो दोनों चीजें किस पर निर्भर कर रही है? आवृत्ति। पहली चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। इसी में अगर देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं, तो अब देखो आपको पता है आवृत्ति के लिए क्राइटेरिया कौन सा हमारे पास? दहली आवृत्ति। अगर आपके विकिरण की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम है तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो वही वाली चीज थोड़ा लिख लो कि आवृत्ति अगर जैसे न्यू हो विकिरण की, और अगर वो कम हो किससे? दहली आवृत्ति से, तो ऐसे में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। सिंपल चीज, यानी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन धातु में से नहीं होगा। अगर आवृत्ति आपकी दहली आवृत्ति के इक्वल है तो ऐसे में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सही, पर जितनी भी ऊर्जा वो पूरी तरीके से खर्च हो जाएगी इलेक्ट्रॉन निकालने में, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और वहीं पे रुका रहेगा, मतलब कि गति नहीं करेगा। तो इसमें क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, परंतु वह गति नहीं करेगा, गति नहीं करेगा। ये वाली चीज यहां पर आती है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। और तीसरा क्या? अगर आवृत्ति दहली आवृत्ति से ज्यादा है, ओके, तो ऐसे में क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन भी होगा और वो गति भी करेगा। तो क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा तथा वह गति करेगा। तो ये वाली चीज आपकी यहां पर आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा तीव्रता के बारे में क्या बताया था कि अगर विकिरण की तीव्रता अधिक है तो वो क्या हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा संख्या में निकलेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना के बाद जो संख्या, कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो तीव्रता पर निर्भर करता है। तो ये वाली चीज हम ऑलरेडी कर ही चुके। ओके, तो ये वाला पार्ट जो है आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो ओके, तो एक बार इसको भी फटाफट नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है।
ओके तो आई होप ये वाला पार्ट अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है प्रकाश ऋतु प्रभाव वो कंप्लीट हो जाता है। सो आई होप आपको ये वाला अच्छे से समझ में आया होगा। टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो उसमें थ्योरिटी के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसके अलावा आपके पास न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जो फॉर्मूला है उस पर बेस्ड अलग अलग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस वाले टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से कवर करते हुए चलना है और बढ़िया तरीके से इसको पढ़ के रखना है। ओके सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपसे मजा आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो एंड इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। एंड जो क्लास का पीडीएफ है हमेशा की तरह आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल पे जाना और पीडीएफ डाउनलोड करना। ओके सो मुझे जरूर बताना कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।